बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद खर साहब। नाज़रीन, इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि होने से पहले मुतनाज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार वोटर उम्मीदवार को ढूंढेगा, इससे पहले उम्मीदवार वोटर ढूंढा करता था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बड़ी बड़ी जमातें मिलकर आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती फैसले ने यह साबित कर दिया कि जेल के अंदर बैठे शख्स से डील मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले कई हमने ऐसे लीडरान को देखा जिन्होंने डील की और मुल्क से बाहर चले गए। एक शख्स को गिराने के लिए पूरा निज़ाम एक्सपोज हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम शख्सियात, तमाम अहम शख्सियात जो हैं वो एक्सपोज हुई हैं, जो बादशाह से लेकर काजी तक को नंगा कर गई हैं। तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन को मुबारक हों। खल साहब, जिस तरह से हमने देखा एक शख्स को गिराने के लिए पूरा निज़ाम एक्सपोज हुआ, इस तरह ये इलेक्शन अवाम एक्सेप्ट करेगी? देखिए, मामला ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो ये इंतखाबात हो रहे हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के अंदर जो है वो डंडी मारी गई है। इंतखाबात के अंदर जो है धांधली हुई है। इंतखाबात के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट किया गया है, सहूलतकारी भी दी गई है, मुखालफत भी की गई, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बनाया गया है। लेकिन इस हद तक नहीं हुआ जिस तरह अब ये एक पार्टी को ख़ास तौर पर जो है टारगेट किया जा रहा है। और इस हवाले से ना सिर्फ वो पार्टी जो है, उसके अलावा वो पार्टियां जो कि अभी रिसेंटली पीडीएम में हुकूमत का हिस्सा थी, पीडीएम हुकूमत का, वो भी ये कहना जो है कहती नज़र आ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी नहीं मिल रही, और एक पार्टी जो है उसको सहूलतकारी दी जा रही है। और जिस तरीके से उस पार्टी के अपने साबक वज़ीर आज़म, साबक उनके जो रहनुमा है, वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब अगर इक़्तिदार में आ रहे हैं तो उनको 100 की बजाय अगर 30 सीटें भी मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत जिस तरीके से वो, और यही कह रहे हैं कि वो ये तरीका ही, वो कहते हैं इससे उन्हें इन सिस्टम से या सारे प्रोसेस से या जो एक तरीका कार है उससे उन्हें इख्तलाफ है, इसलिए वो इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा नहीं कल ले सब रहे। एक और अहम बात, जिस तरह से जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि जो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कर रहे हैं और महज इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर एक मुकम्मल पार्टी को आपने इलेक्शन से बाहर फेंक दिया। इस बुनियाद पर कल भी हमारे मेहमान इस पर बात कर रहे थे, तो जमात इस्लामी ने ख़त लिखा कि इसका इम्प्लीमेंट सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर नहीं होगा, कल को दूसरी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो भी इससे मुतासर हो देखिए, सकती यही हैं। बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि ये जो जमातें तमाशा देख रही हैं, ये वो समझ रही हैं कि हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है और हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटी निकल रही है। यही चीज़ जो है आइंदा इन्हीं जमातों के खिलाफ इस्तेमाल होगी और इसी जगह पे ये जमातें खड़ी नजर आएंगी। लेकिन इसके अंदर जो है बार बार हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद, हरफ तनकीद का निशाना जो बनाते हैं, लेकिन असल बात देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला क्यों करना पड़ा, किस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया। देखिए, दो चीजें, एक तो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है वो बेसिकली अल्ट्रा वायरस है, यानी इलेक्शन एक्ट जो है उसकी तरमीम की बुनियाद पर ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालदम करार दिया गया, उसी इलेक्शन कमीशन के उसी तरमीम के फैसले को ही मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा। अब मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि क्या उस इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो एक्ट है, जो कि आइन से उसकी शिक मुतलका जो है वो बरअक्स है, क्या उसको किसी ने अभी तक अल्ट्रा वायरस जो है उस हवाले से किसी ने चैलेंज किया? और दूसरी बात यह है कि ये बात भी आपको तस्लीम करना होगी कि जो पीटीआई के वकला हैं, जो चीफ जस्टिस या दीगर बेंच के दो मेंबरान थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके सवालों के वो जवाब नहीं दे सके। बुनियादी सवाल थे, जिसमें एक तो ये था कि आपने अगर इलेक्शन कंडक्ट किया था तो वो किस तरीके से आपने कंडक्ट किया, उसके लिए कोई आपने पब्लिसिटी की, पब्लिसाइज किया उस चीज़ को। वो जगह एक नामालूम सी जगह थी, इस्लामाबाद या एक बड़े मकाम की जगह पे, पेशावर में भी एक नामालूम मकाम पे आप ले गए। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर एक बाकायदा पार्टिसिपेशन होती है, बाकायदा एक फॉर्म सबमिट किए जाते हैं, बैंक के अंदर फीस जमा की जाती है। जब उनसे पूछा गया कि आपने बैंक में जमा फीस कराई,
उनके पास जवाबनामे था। फिर ये कहा गया कि आपने एक प्रोसेस तो किया होगा ना, कि यानी अगर 14 का पैनल है तो वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट किए होंगे, उनके मुकाबले में किसी ने फॉर्म सबमिट किए होंगे, ठीक है, अनअपोज भी हो गए। लेकिन बहरहाल इस हवाले से जो चीज़ है वो नहीं सामने आ रही। फैसला अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया। ठीक है, जहां तक दूसरा मामला है कि मुझे ये बताएं कि बल्ला तो आपने छीन लिया, लेकिन क्या आज भी अगर बात करें तो जो रजिस्टर्ड पार्टीज, सियासी पार्टीज मौजूद हैं, उनकी फहरिस्त के अंदर जो है पीटीआई भी शामिल है। तो जब आप एक सियासी पार्टी उसको मानते हैं, उसको एक लीगल सियासी पार्टी मानते हैं, तो निशान फिर उसका इंतखाबी निशान भी आपको मानना चाहिए। इस लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी जानब ANP को अगर आप 20,000 जुर्माना करके उनको इंतखाबी निशान पर लड़ने का इलेक्शन आप इजाजत दे सकते हैं, तो फिर यहाँ पे भी वो जो लेवल इसी पर तो सवाल होता है ना। अब दूसरी बात इसी पर तो सवाल होता है, यही तो अहम सवाल है। अहम बात ये है, मुझे ये बताया, आपने बल्ला तो छीन लिया, जो अभी आपने बात की है कि पहले उम्मीदवार वोटर्स को ढूंढता था, अब वोटर उम्मीदवारों के नाम और उनके निशान जो है उनको ढूंढेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या कोई भी पीटीआई का वोटर या सपोर्टर, क्या वो जब जाएगा और बैलेट पेपर पर क्या वो शेर पर ठप्पा लगाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। क्या वो तीर पे ठप्पा लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो कम से कम वक्त दो, उनको तो पता है ना कि ये मुखालफ हमारी जमातें हैं, बिल्कुल, उनके उम्मीदवारों के ऊपर तो कभी ठप्पा नहीं वो लगाएगा। उसके बाद अगला उसकी तलाश क्या होगी कि अपना उम्मीदवार जो है, जो उसके बानी चेयरमैन पीटीआई का नामजद करता होगा, उसका निशान आप जो मर्जी ABC कोई भी रख ले। आप देखें ना, खोसा साहब का निशान के है, वो कहते हैं के से खोसा भी है और के से किंग भी है और खान इज किंग, उन्होंने ये भी कहा, तो उनको के का निशान मिल गया। अब मामला ये है कि जिसने पीटीआई खान भी है ना जी, जिसने पीटीआई को वोट देना है ना, उसने ये नहीं देखना कि बल्ले का निशान होगा तो वो वोट पीटीआई को देगा उसके उम्मीदवार को, और अगर बल्ले का निशान उसके उम्मीदवार के पास नहीं होगा तो उसकी जगह पे वो तीर या शेर पे ठप्पा लगा देगा। ये इम्पॉसिबल बात है। मामला ये है कि इसमें सिर्फ ये है कि एक जागनसाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर इस निज़ाम के ऊपर, इस जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर, उस क्रेडिबिलिटी, उसकी साख के ऊपर सवालात उठे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बड़े पैमाने पर आप ये समझते हैं कि पीटीआई का जो वोट बैंक है अब वो ख़त्म हो जाएगा, अब वो कहीं कारगर नहीं होगा या वो टफ टाइम नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें अभी बदस्तूर जो है बाकी हैं, और ये चीज़ें जो है आज भी नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन जमातों को इस चैलेंज का सामना है। अभी मैदान साफ नहीं है उनके लिए, अभी मैदान खाली नहीं है। और 8 जनवरी को अगर बड़ी तादाद में लोग निकल आए और टर्नआउट ज़्यादा हो गया और लोगों ने अपनी उमंगों के मुताबिक अपने फैसले जो हैं उसके लिए घरों से निकल आए, तो फिर यह बहुत बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। तो इसलिए आखिरी वक्त तक 8 फरवरी के पोलिंग डे तक और उसके बाद नताइज तक जो है कुछ भी चीज़ जो है हतमी नहीं कही जा सकती। सर्वे जितने भी आ रहे हैं, आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो भी जदोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानब नून लीग जो है वो तो बिल्कुल ये अपने तौर पर तैयार बैठी है कि जैसे कि बिल्कुल सिर्फ हलफ उठाना बाकी रह गया, बाकी सारे लवाजमात पूरे हो गए। तो मामला ये है कि इतना आसान अभी मामला ये नहीं है। अभी वो कहते हैं दिल्ली दूरस्थ वाला मामला है। तो ये जो चीज़ है कि इंतखाबी निशान ले लिया गया है, और दूसरी बात ये है कि एक और भी चीज़ हो सकती है, बेबी इसके अंदर अपील के अंदर जाके भी कुछ भी पाकिस्तान में वो कहते हैं ना नामुमकिन नहीं है चीज़ें, तो लिहाजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये इंतखाबी जो प्रोसेस है इसके ऊपर जो सवालिया निशान है, इसका नुकसान ये होगा कि बड़ी तादाद में अगर आज़ाद उम्मीदवार आ जाएंगे तो फिर एक खास ट्रेडिंग का भी नया बाज़ार गर्म होगा और जमहूरियत कमज़ोर होगी, इदारे कमज़ोर होंगे, और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। और वो जो गवर्नमेंट होगी वो ना तो पाकिस्तान के अंदर ना बाहर के मुल्कों के साथ कोई मुआहदे कर सकेगी, और ना ही पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बड़ा रिलीफ जो है वो देने में कामयाब हो सकेगी, और ना ही वो इस तरह की हुकूमत जो है 5 साल तक इस मुल्क के ऊपर, अवाम के ऊपर हुक्मरानी कर सकेगी, आराम से उसको हुक्मरानी करने दी जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होगा। ये तो एक चीज़ें साइड पे है ना इकबाल साहब, पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर ने बड़ा काम किया, जगह जगह से उड़ा, जगह जगह से उम्मीदवार जो आज़ाद हैं उन्हें भर भर के लाया और बानी चेयरमैन की झोली में डाल दिए गए। इस इलेक्शन में
जहांगीर तरीन की पोजीशन क्या है? और दूसरी जानिब हमने देखा कि ऐसे पोस्टर भी नज़र आए कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो इंतखाबी निशान उकाब है, लेकिन ऊपर मियाँ साहब जो हैं हमारे कायद, उनकी तस्वीर लगी हुई है। देखिए, मामला ये है कि ये तो सबको पता है कि अब जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो या ओन चौधरी हो, तो चूंकि उनका पार्टी का बाकायदा सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है और वो नून लीग की बी पार्टी बनकर सामने आ चुकी है, जिसका वो तरदीद बार बार करते रहे। अभी आप देख लें कि NA 117 जो शाहदरा में है, वहाँ पे जो मलक रियाज है, जिन्होंने एक जलसा मरियम साहबा का नाकाम हुआ, जिसको जलसे को कार्नर मीटिंग का नाम दिया गया, तो उसकी जो है प्रकाश के नतीजे में उनको फिर टिकट से महरूम कर दिया गया और वहाँ पे अलीम खान को नून लीग और IPP का मुश्तरका कैंडिडेट बना दिया गया। इसी तरीके से जहांगीर तरीन के हवाले से भी इस तरह की जो है सहूलतकारी, और ओन चौधरी के साथ भी इस तरह का मेरा ख्याल है कि शायद को मामलात हो रहे हैं। तो इसमें तो अब कोई शक या ढकी छुपी बात नहीं। जहाँ तक जहांगीर तरीन ने ये बात की है कि जब कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है वो एक शख्स, तो वो बादशाह बन बैठता है और वो सारों को भूल जाता है। तो देखिए, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने में या पंजाब में उनकी हुकूमत बनाने में सबसे ज़्यादा आपका ही अहम किरदार था, जब आपका जहाज़ जो है वो चिंगची रिक्शे की तरह जो है वो भाग रहा था और पटके डाल डाल के आप लोगों के गले में डालकर वहाँ पे उनको बनीगाला ले जा रहे थे। और लाहौर में भी जिस तरह आपने पंजाब में हुकूमत बनवाई, पंजाब के अंदर और इस तरह वफाक के अंदर, तो अब मामला ये है कि अब चूंकि उनकी अपनी एक पार्टी है, तो इंतखाबी सियासत के अंदर फिर यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम। अब 12 साल 10 साल तक तो उनको पता नहीं चला, अब उनको पता चल गया, जब वो कहते हैं कि अब पछता क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी जानब आप देखें कि जो ट्रायल हो रहे हैं, जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। और अब जो लेकिन खल साहब, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे मियाँ साहब की आपने बात की, मरीम नवाज साहिबा भी मुतर्रिक है, अब मियाँ साहब भी ननकाना आ रहे हैं जलसा के लिए। पहले ओकाड़ा में जलसा किया गया, 4 इजलास से गाड़ियाँ भर के लाई गई जलसा गाह में और ज़बरदस्ती बंदे लाए गए। यहाँ तक सबूत हैं बाकायदा तौर पे ओकाड़ा जलसा के कि 2-2 हज़ार रुपए दिया गया। सियासी जलसों के अंदर लोगों को भर कर लाना, ज़बरदस्ती लाना, गाड़ियों में बिठा कर लाना, बिरयानी पे लाना, नानों पे लाना, कीमे वाले नान पे लाना, उनको कोई लालच देना, सरकारी मुलाजमीन को लाना, स्कूलों से कॉलेजों से तलबा तालबात को लाना, ये तो हमारी सियासत जो है और इसके अंदर जो एक सिस्टम के अंदर एक वतीरा रहा है। जहाँ तक मामलात हैं कि अब देखें कि मरियम साहिबा जो है वो ये कहती हैं कि जो आज भी उनका लाहौर के अंदर जो है अपने हल्के के अंदर सूबाई हल्का जो है गज्जू मता, वहाँ पे उनका यानी रैली थी और वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। तो बहरहाल वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि नून लीग को अगर आपने जो शेर को ठप्पे लगाने हैं, जितनी तादाद में आप ठप्पे लगाएंगे उसी हिसाब से पाकिस्तान की तरक्की होगी, उसी हिसाब से जेब में पैसे जाएंगे। दूसरी जानब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही कहते हैं कि जिस तरीके से आप अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो फिर आपके काम जो है वो मैं कर सकूंगा, क्योंकि पहले तो मेरे पास वज़ारत उज़्मा नहीं रही। और वो भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। और साथ ही जो है आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो भी आपको कंपेन करते नज़र आ रही हैं और मुसलसल वो भी आपको इंतखाबी जो मैदान के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। दूसरी जानब ये जो आपस के अंदर जो है बार बार जो बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए तो उनका तनकीद जो होती है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर होती है और वही पुरानी वो कहते हैं नफरत। बिलावल का इत्तेहाद PTI से खल साहब नहीं हो रहा, नून लीग पर भी वो तनकीद कर रहे हैं, तो बिलावल फिर आगे जाके फिर PTM वाला सिस्टम बन सकता है। का मामला तो यहाँ पे चल नहीं सकता। यहाँ पे मामला ये है कि बदकिस्मती ये है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि अब नेशनल पार्टी जिसको कह सकते हैं या सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होगी। जिस पार्टी ने भी हुकूमत बनानी है उसको दीगर जमातों के साथ मिलकर ही हुकूमत बनाना पड़ेगी। और वो अलहदा बात है कि यहाँ पे कोई असूल कोई नज़रिया नहीं होता। जब हुकूमत बनाने की बारी आती है तो फिर माजी के हरीफ और हलीफ जो है वो एक ही साथ पे इकट्ठे आपको इक़्तिदार के कुर्सी पर बैठने के लिए सारे एक ही तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मामला ये एक तरफ तो ये इक़्तिदार की रस्साकशी है और दूसरी तरफ जो है केसेस जो है उनकी भरमार है। और उस हवाले से जो बानी चेयरमैन PTI उनकी जानब से जेल ट्रायल है जो उनका नैब का जो तोशाखाना केस नैब में चल रहा है और दूसरी जानब जो है अलकादर ट्रस्ट जो है 190 मिलियन पाउंड बरतानवी जो रकम की मुंतकिली का मामला है, तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया जेल ट्रायल को। और दूसरी जानब एक और उनके ऊपर जो है वो भारी
एक दिन आज गुजरा है कि जो इद्दत के दौरान जो निकाह का केस है उसके अंदर भी जो है बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी जो उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है जेल के अंदर ही, और बुशरा बीबी आज नहीं गई तो उनकी गैर हाजिरी पर काफ़ी कोर्ट ने बर्मी का इजहार किया, उनकी अस्तना की दरख्वास्त की गई थी और गवाह अब तलब कर लिए गए। एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी तेज़ी से, और साथ आप देखें कि शेख रशीद जो है वो भी साना नौमई के हवाले से जो ये क्या समझते हैं, उनका चिल्ला अधूरा तो नहीं रह गया? इंसदार दहशतगर्दी के हवाले से तो उसमें जमानत उनकी खारिज हुई है और वहाँ पे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके जो बयानात हैं आपको पता है मुसलसल वो ये दावा उन्होंने किया था कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए। तो अब मामला यह है कि उनके खिलाफ भी जो साना 9 मई के हवाले से जो मुकदमा था उसमें उनकी गिरफ्तारी मांगी गई और उनकी जमानत जो चूँकि खारिज हो गई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो और उनके भतीजे ये कहते हैं कि कलम द्वार से हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम इस बुनियाद पर उनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं अगर वो अपनी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ में जम कर दें। दूसरा पीटीआई का ये स्टांस था कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको टिकट नहीं दिया जाए। बिल्कुल ये वाज़ेह था। ठीक है खल साहब, वापस आते हैं, इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और चैलेंजेस का शिकार भी है। पार्टी के अंदर भी इख्लाफात सामने आए हैं। शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बड़ा मुतर्रिक करने में पेश हैं, और उनके हवाले से हामिद खान और रऊफ़ हसन साहब ने बाकायदा तरतीब की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज बानी चेयरमैन ने कहा कि वो थोड़े जज्बाती हैं, लाहौर भेजता हूँ, क्वेटा पहुँच जाते हैं, और बैरिस्टर गौहर ने भी उनकी तारीफ़ की। खल साहब, इन इख्तिलाफ़ात से पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है और क्या समझते हैं कि इन बयानात की क्या वजह है? देखिए जिस तरह उन्होंने बताया कि जिस तरह आप देखें कि सिंध के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, तो हर जगह पे वो पेश आपको नज़र आते हैं, और कहीं रैली पे, कहीं जलसे पे, कहीं कॉर्नर मीटिंग पे, और कई वकला जो है उनके फंक्शन जो तकरीबात है वहाँ पे भी आपको नज़र आते हैं और पेश आते हैं बड़े एक्टिव। उसके साथ साथ मुसलसल उनकी जो है मुलाकातें भी रहीं बानी चेयरमैन पीटीआई से। अब रिसेंटली उनका जो सिंध के अंदर जो वो गए वहाँ पे, और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी पहुँची, और उसके बाद जिस तरह भी आपने बताया कि हामिद खान और रऊफ़ हसन जो है उनकी जानब से उनके ऊपर जो तनकीद की गई, और बैरिस्टर शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि उन्हें लीगल टीम से तो निकलवाने में वो कामयाब हो गए, लेकिन वो पार्टी जो है उससे निकलवाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उनकी जो साजिशें हैं वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे खिलाफ लोग ये हैं। और उस वक्त ये भी खबरें आई कि दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने कहा जी मैं फिर इसकी कंपेन जो है वो उन्होंने करने से माजरत कर ली। जब ये खबरें बानी चेयरमैन पीटीआई तक पहुंची तो उनकी जानब से जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने कहा कि वो बहादुर और फ्रंट लाइन के जो उनके सिपाही हैं, और उनको जो है बाज़ दफ़ा जज्बात में आकर वो इस तरह की कोई बात कर देते हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। और बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ही जब उनकी ये ख्यालात सामने आए और उनका रिएक्शन आया जो कि उनके साथ मुलाकात होने वाले वकला के ज़रिए, तो फिर जो चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर अली खान है उनकी जानब से भी ट्वीट सामने आया, और उनका भी यही कहना था कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा है, लकी मरवत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर उनका इख्तलाफ है भी तो इस वक्त हमें इख्तलाफात भूल कर और उसको साइड पर रख कर जो है पार्टी के लिए जो है काम करना चाहिए, ना कि इस वक्त जो है महाजराई या इस तरह की कोई ग्रुप बंदी जो है उसको जो है परवान चढ़ाना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है ये भी साथ साथ चल रही हैं। पीटीआई को इस हवाले से पहले भी बहुत बड़ी जो बैटल होती रही, पहले चेयरमैन पीटीआई जो है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ नामों पर जो है बात हुई, और उस पर कुछ हलकों में दबे लफ्ज़ों में तनकीद भी की गई, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके साथ साथ जो और मुख्तलिफ टिकट जो है टिकट्स के हवाले से बड़ा जो सरप्राइजेज चल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हलकों के अंदर ऐसे लोगों को टिकट्स दे दिए गए हैं जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि उनको टिकट दिए जाए। जैसे इम्तियाज़ आलम जो है उनको टिकट दिया गया, इस तरह शेखुपुरा में जो है इम्तियाज़ आलम के बारे में शेर अफजल ने कहा कि रऊफ़ हसन साहब ने उनको टिकट दिलवाई है। तो अब मामला ये है कि यही चीज़ें हैं ना जो कि आपस के अंदर जो है ज़ाती इख्तलाफात का और पिक एंड चूज़ का और ये पसंद और नापसंद का ये
जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बानी चेयरमैन पीटीआई के पास अगर 700-800 टिकटें हैं तो उनके पास तो उतने ज़्यादा लोगों के नाम या उस तरीके से डिस्कशन नहीं हुई, तो इसलिए टिकटों में तब्दीली भी हो रही है। बाज़ हलकों के अंदर जैसे शेखुपुरा में था एक ऐसे बंदा जो है जिसको एक फेमिलियर नहीं था, खुरम शहजाद विरक जो है, उसने जलसा भी किया, बानी चेयरमैन पीटीआई वहाँ पे गए और जो नीचे उनके एमपीए जो थे तो उसके हवाले से तो लेकिन खुरम जो है वो एनए पे इलेक्शन लड़ रहे थे और सब यही कह रहे थे, लेकिन उनकी जगह पे एक और वकील को टिकट दे दिया गया। अब दोबारा सुना जा रहा है कि वो दोबारा फिर खुरम शहजाद विरक जो है उनको एनए का टिकट जुवेल लतीफ़ के मुकाबले में पीटीआई के नामजद वो उम्मीदवार अब होंगे। तो इसी तरीके से जिस तरह इम्तियाज़ आलम का टिकट हो गया और भी कुछ हलकों के अंदर जो है इस तरह के मामलात हुए हैं। और दूसरी जानब जो है पीपल्स पार्टी जो है उसका अपना एक जो है वो भी एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे साथ भी ज़्यादती कर रहा है और हमें बराद अली शाह ने भी कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई कभी भी। और साथ उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर कुछ हलकों के अंदर हमारे जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुख्तलिफ निशानात दे दिए गए। तो दूसरी जानब सिंध के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कुछ हलकों के अंदर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं जो कि 13 और 18 में पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़े, लेकिन उनको अगर टिकट नहीं दिया गया तो वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले ही वो खड़े हो गए हैं। जैसे जो मोहम्मद बख्श सुमरो हैं जो जाखरानी हैं जो साबिक 13 और 18 में एमपीए थे, वो उनके पैलन में आज़ाद उन्होंने लड़ने का इलेक्शन जो है ऐलान किया। इस तरह एक और हल्का जो सिंध का वो मैं देख रहा था कि वहाँ पे भी एक जो है उनका जो साबिक जो टिकट होल्डर और एमपीए था उसने टिकट होल्डर जो है पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो जहाँ तक ये पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये मसाइल जो है दरपेश हैं, उसको पीटीआई के अंदर टिकटों की गलत तकसीम का मामला भी है। और नून लीग अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी कुछ हलकों के अंदर जिस तरह नवाब शेर वसीर की बात की जाए, दानिल अजीज़ वाले टिकट की बात की जाए, और भी इस तरह के 4-6 हलके हैं जहाँ पर, और जिस तरह कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट की जा रही है, तो वहाँ पे भी ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। इलाके के जो ख़ास तौर पर जो वोटर हैं या वहाँ पे जो क़यादत है या ख़ास तौर पर वो जो साबिक़ उनके टिकट होल्डर या MN MPA अब वो भी इस हवाले से सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी पार्टियों के अंदर ये भी एक मामला चल रहा है अभी तक। हालांकि 8 फरवरी को इलेक्शन आ गए, समझे सर पे इलेक्शन है, यानी 20 दिन के करीब रह गए हैं अब। 22 बैलेट पेपर भी छपना शुरू हो गए, इतलात तो ये ऐसे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाओं में कुछ खबरें गर्दिश हैं कि मुस्लिम लीग नून से ना वज़ीर आला है ना वज़ीर आज़म है, तो फिर क्या अंदर की खबर आपके पास क्या हो सकता है? देखिए, इतनी बड़ी अगर एक्सरसाइज के बाद उनका वज़ीर आज़म भी नहीं बनना और उनका वज़ीर आला भी नहीं बनना, तो फिर वो कहते हैं कि वो उनको फिर मिलेगा क्या, या वो क्यों इतनी ज़्यादा अपने ऊपर जो है एक कटहरे में अपने आप को उन्होंने खड़ा करवाया हुआ है और अपने ऊपर एक धब्बा भी उनके ऊपर लग रहा है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, वो शायद खाकान अब्बासी हों, सरतार मताब अब्बासी हों, या इस तरीके से आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी की जानब से और दीगर इवन के आप देखें ना वो जमूयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है हमदुल्ला जो है उनकी जानब से भी ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो ये कर रहे हैं ये जो काम, और जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, वो भी इस चीज़ पे सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और वो सर कह रहे हैं कि हमें बाकायदा कंपेन नहीं करने दी जा रही, पम्फलेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। हमारी कॉर्नर मीटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे पम्फलेट भेज दिए जाते हैं कि अगर आपने JUIF की वोट डाले या उनकी मीटिंग कराई या उनकी कंपेन के अंदर हिस्सा लिया तो आपके जो है खिलाफ जो है आपको सख्त जो है कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा। इस्लाम को भी तो अब ये अजीब ही बात है, वो कहते शाम के बाद हम जो है वो कंपेन अपनी नहीं कर पा रहे और दिन के टाइम भी ये हमें थ्रेट्स का सामना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, जो PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जमात उनकी वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, PTI तो चले वो तो उसका बनता ही बनता है, वो तो समझ आ रही है सामने। तो क्या एक ही जमात जो है जिसके लिए इतना कुछ सब कुछ किया जा रहा है, अगर उसका वज़ीर आला या वज़ीर आज़म भी उस जमात का नहीं होगा? लेकिन कल साहब एक सवाल है ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात उठाई, उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन जो हैं इनकी जमात के ख़िलाफ़ या इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो रहा, सब प्रोपेगेंडा, असल में इनको मजबूत किया जा रहा है। ये भी एक सियासी उनका बॉल था जो उन्होंने बाउंसर मारा है, लेकिन साथ ही वो खुद भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और देखिए जमात को साइलेंट किया जा रहा है। ये बात आपको मानना पड़ेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इंतहाई सीनियर, सीजनल और ज़ीरक सियासतदान है,
और आने वाले जो हालात हैं, वाक़यात हैं या चीज़ें हैं, वो उसका भांप लेते हैं। और जो वो बात कर रहे हैं कि वो मजबूत हो रहे हैं, बेसिकली ये हालात और वाक़यात वो हैं कि जिनकी वजह से ये काज बनेंगे पीटीआई की मजबूती के लिए। यानी ये जो हुकूमत जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस हो रहा है, अगर आ भी जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान होंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख के ऊपर बहुत सारे सवालात होंगे। और फिर ये है कि शायद वो अवाम जो है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी तवक्कुआत हैं, वो उस पर पूरा भी ना उतर सके। अब देखें ना, प्लान तो आ रहे हैं सामने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि 300 यूनिट तक मुल्क भर में हम बिजली फ्री दे देंगे, हम 30 लाख घर बना देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, यूथ कार्ड बना देंगे, मजदूर कार्ड बना देंगे, लोग और खवातीन को नाम घर कर देंगे, कच्ची आबादियों को जो मालकाना हकूक दे देंगे। इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब और नून लीग जो है, उनकी जानब से भी एक प्लान जो है, पैकेज वो सामने आ रहा है कि हम ये कर देंगे, हम गैस सस्ती कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे। भाई वो कहते हैं पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। मसला ये है कि भाई आप कोई ऐसी बता दें कि कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनकी बुनियाद पर आपके पास रेवेन्यू आएगा। अभी तो यूएई से जो 2 अरब डॉलर जो है आपने, जो गलबन 1 अरब या 2 अरब डॉलर जो है वो आपने उसकी ड्यू किस्त थी, तो आपने वो रोल ओवर करवाने के लिए जो है, जिसके ऊपर 6.5% जो आपको मार्कअप भी देना पड़ेगा, और वो आप उसके लिए आप तरले मिनते और खाता आपको लिखने पड़ रहे हैं। और इस तरह सऊदी अरब से जो आप तेल उधार पे ले रहे हैं, वहाँ पे रोल ओवर आपने करवाया हुआ है। चाइना जो है वहाँ से आपने रोल ओवर करवाया हुआ है। तो मामला ये है कि अभी तक जो मुआशी जो सूरत हाल है, जो आपके पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है, लेकिन खुशखबरी भी है ना। कल साहब मरियम नवाज साहबा ने उकाड़ा जलसा में कहा कि वो जब घर से निकली हैं तो मियाँ साहब ये डिस्कशन कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ कैसे देना है, आटा सस्ता कैसे देना है, पेट्रोल कैसे सस्ता देना है। मियाँ साहब तो तैयारी कर रहे हैं। 30-35 साल तो ओवरऑल उनके इक़्तिदार को अगर मिला लिया जाए सूबे और वफाक में, 30-35 साल में डिस्कशन ही हम सुन रहे हैं, तो वो उसका अमली नतीजा तो सामने आया नहीं। क्या तो चीज है जो मजबूर कर रही है उनके चाहने वालों को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं? कल साहब देखिए, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भुलक्कड़ भी हैं और वो जज्बाती भी हैं, इमोशनल भी हैं और बेजार भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। वो तजर्बा गाह बना हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सियासी जमातों यही चीज़ का फ़ायदा ले रही हैं। अब देखिए 85 के अंदर जो है नवाज शरीफ, और वो 90 तक वो बेनज़ीर बीच में आ गई, 88 में, फिर 90 तक, फिर 90 से 93 तक नवाज शरीफ, फिर 95 से वो, फिर 95 तक वो, फिर 97 से 99 तक नवाज शरीफ, फिर उसके बाद आगे वो मामला जो है 99 के बाद मुशर्रफ वाला आ गया, काफ लीग आ गई, किंग पार्टी। उसके बाद आप फिर देखें कि बीच में पीपल पार्टी आ गई, उसके बाद फिर वही जो है नून लीग आ गई, पीटीआई आ गई। फिर तो ये पहली मरतबा एक तीसरी कुव्वत जो है बीच में सियासी एक इंडल्ज हुई है, वरना 30-35 साल से वही पार्टियां जो बार बार में, पार्टियों के नाम तब्दील होते रहे लेकिन चेहरे वही रहे। कभी नून लीग जुनेजो बन जाती थी, कभी नवाज लीग बन जाती थी, कभी वो काफ लीग बन जाती थी। तो बंदे तो बेसिकली वही होते थे जो इलेक्टेबल्स होते थे। कभी वो काफ लीग का नाम उसको नून लीग को दे दिया जाता था, कभी नून लीग का नाम दे दिया जाता था, तो कभी उसको जुनेजो लीग का नाम दे दिया जाता था। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आप देख लें कि वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम बेशक पार्लियामेंटेरियन रख दिया गया, लेकिन पार्टी तो वही चल रही है। तो मामला ये है कि नून लीग जो है इसके अंदर तोड़ फोड़ क्योंकि नून लीग दार पसंद पार्टी है, ये अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ या टुकड़े होना या इस पार्टी के आगे मुख्तलिफ नाम बनना, वो सबसे ज्यादा इसको एजाज हासिल है नून लीग को। तो आज जो फेस जो मुश्किलात कर रही है पीटीआई, मैं नहीं समझता कि नून लीग इस तरह की मुश्किलात फेस कर पाएगी। आप देखें कि जो 99 के मामले के बाद आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जिला वतन उन्होंने वो एक्सेप्ट किया उस मामले को, बजाय ये जेल के अंदर उसको फेस करने के। अभी आप देखें 2018 के इलेक्शन के बाद, अभी 2000 जब बाहर गए हैं नवाज शरीफ साहब बीमारी के बहाने, तो वो तकरीबन 4 साल बाहर रह के आए हैं। तो मामला ये है कि ये तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी के लिए आते हैं। मियां साहब तो चले गए, वापस भी आ गए, बानी चेयरमैन मुल्क से बाहर जाएंगे और इनका सियासी मुस्तकबिल को नजर आ रहा है आपको? देखें, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें भी अनहोनी भी हो जाती हैं और जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वही नवाज शरीफ जिनको हाईजैकर करार दिया गया था, जिनको गद्दार करार दिया गया था, क्या वो दोबारा उसके बाद इक़्तिदार में नहीं आए? वही बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया,
क्या वो फिर उसके बाद बावजूद इक़्तिदार में नहीं आई? इतने हालात मामला सख्त भी नहीं ये है है ना कि खान साहब, जैसे हालात अब है। पाकिस्तान के अंदर हालात तब्दील हुए पता भी नहीं चलता, और वही जो होता है इक़्तिदार में होता है वो जेल में होता है, और जो जेल में होता है वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा होता है। पाकिस्तान के अंदर हमारे वज़ीर आज़मों का तो यही हाल है, या वो वज़ीर आज़म है या फिर जेल में है, तो उसकी मंजिल या वजारत उज़्मा है तो या फिर उसके बाद जेल है, तो दूसरा उसका जो मामला है। तो यहाँ पे ये बात को मुस्तकिल बुनियादों पर आप नहीं कह सकते कि ये पार्टी जो है इसका सफ़ा हस्ती से उसको मिटा दिया जाएगा या वो पार्टी ख़त्म। देखिए, सियासी पार्टियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, सियासी नज़रियात कभी ख़त्म नहीं होते। उनका नाम आप तब्दील कर लें, आप इंतखाबी निशान तब्दील कर लें, लेकिन क्या भुट्टो को फांसी देने से क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? क्या बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने के बाद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? क्या ज़िया हक जो है उनके जाने के बाद भी जो उनका लगाया हुआ जो गमला था या पौधा था, नवाज शरीफ साहब जो है, क्या उस नून लीग या उनकी वो बाकियात क्या वो आज भी मौजूद नहीं है? सब एक तो और भी जब आपने बात की हैं, ना बाकियात वाली, तो एक डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं ने ये बाकायदा डिस्कस किया गया एक मीटिंग में कि आर्जी तौर पे अगर बानी चेयरमैन ये फैसला लें बैरिस्टर गौहर की जगह अलीमा खान को ले आएँ तो ये इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। ये फैसला कितना कारगर देखिए, साबित मैं हो सकता समझता हूँ कि जो अगर कोई ये बात कहता है उसकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीटीआई के हवाले से कोई अभी ऐसी कोई रिजेंटमेंट आ रही है बड़ी सख्त, यानी कि बानी चेयरमैन पीटीआई का जो फैसला है, बेसिकली ये बानी चेयरमैन पीटीआई का फैसला है। अब वो बेहतर समझते हैं कि किसको उन्होंने बनाना है चेयरमैन पीटीआई अपनी जगह पे, जब तक वो नाहली का मामला है या जो उनके ऊपर कदगने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर वो अलीमा खान को बनाते हैं तो फिर तो वो उनका जो अपना ही मौक़िफ़ है उसके बरक्स होगा, जो कि वो मरूसी सियासत की बात करते हैं, ख़ानदानी सियासत की बात करते हैं, चाचा मामा भतीजा भाई बहन और एक ही ख़ानदान। तो वो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी ये उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने बेटों को या अपनी बहनों को या अपनी अहलिया को कभी भी जो है इस तरह के ओहदे जो हैं वो देंगे। ये नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए ये चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हैं, ये मरूसी सियासत उसके हमेशा वो मुखालिफ रहे हैं, और कभी भी मैं नहीं समझता कि वो इस बात पर नहीं आएंगे कि वो अपने किसी जो खूनी रिश्तेदार है उसको अपनी जगह पे चेयरमैन या चेयरपर्सन पीटीआई बनाए। तो दूसरी जानब ये है, मैंने बताया ना कि इसके ऊपर कोई रिजेंटमेंट भी नहीं है पार्टी के अंदर। मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी के अंदर जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है तो किसी ने इस चीज़ को डिफाइंस किया हो, किसी ने इस चीज़ के ऊपर बगावत की हो, किसी ने इस हवाले से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया हो, या किसी ने क्लेम किया हो कि मेरा हक ज़्यादा बनता था और मुझे चेयरमैन पीटीआई क्यों नहीं बनाया गया। लोग ये बातें अपने तौर पे कर रहे थे, शायद खोसा साहब के बयान को लेके कि सीनियर जूनियर, तो वो सीनियर जूनियर जो है वकालत के हवाले से है, नो डाउट वो सियासत के हवाले से भी बैरिस्टर गौहर से जो सीनियर है, लेकिन वो उनकी अपनी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनकी जदोजहद है, गवर्नर भी रहे हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, सीनियर वो वकील भी हैं, तो उस हवाले से तो बात ठीक है। लेकिन पीटीआई के हवाले से वो ये क्लेम किस तरह कर सकते हैं कि जुमा 8 दिन और वो कह दिया हमें चेयरमैन बना दिया जाए? तो ये अपने तौर पर लोगों की इख्तरा है। इस तरह हामिद खान को बहुत बाद लोग समझते हैं कि उनका जो है ज़्यादा हक बनता था बैरिस्टर गौहर की निस्बत। तो अब मसला ये है कि ये देखना है, बानी चेयरमैन पीटीआई उनका इंतखाब था, वो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी मुनासिब समझा होगा। हमसे तो यकीनी तौर पर वो पार्टी के खिलाफ तो नहीं कभी भी को अपना ऐसा फैसला वो करेंगे जिससे उनकी पार्टी कमज़ोर हो। लेकिन एक जेस्चर जाता है, लतीफ़ खोसा भी पीपल्स पार्टी से आए और बैरिस्टर गौहर भी पीपल्स पार्टी से आए, कहीं तरीके इंसाफ को पीपल्स पार्टी तो हाईजैक करने देखिए, ये ऐसे ही कुछ बातें हैं, मैं नहीं समझता कि को हाईजैक कर लेगा पीपल्स पार्टी जो है उसको। बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो एक इंतहाई मतलब मैं समझता हूँ समझदार और एक मुखलस एक अच्छे वकील भी हैं, प्रोफेशनल भी। और दूसरा ये है कि उनकी लॉयल्टी जो है, जाहिर बात है कोई भी बंदा जो है वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि पैदा होते ही पैदाइशी उसने को पीटीआई के साथ वाबस्तगी उसकी होनी थी, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ वाबस्तगियाँ होती हैं। लेकिन जब से उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के साथ, बानी चेयरमैन के साथ या पीटीआई के साथ एक एसोसिएशन उनकी है, वो पनामा केस से ही तकरीबन शुरू हो गई थी, और उसके बाद से लेकर आप देखें कि एक भी ऐसा कोई उनका बयान या पीटीआई जो के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के अंदर। और दूसरी बात जो है कि अगर इतना ही उन्होंने हाईजैक करना होता तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी
उसके मुताबिक पर उसको इम्प्लीमेंट करा लेते। यानी एक तरफ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ तो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, जो कि बानी चेयरमैन पीटीआई के बिल्कुल बरक्स था उनके जो हदायत है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपने जो अलायंस अगर करना है या इंतखाबी निशान के हवाले से या रिजर्व सीटों के हवाले से एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप हामिद रजा जो है उनकी पार्टी के साथ अलायंस करें। अख्तर इकबाल डार जो है उनकी जो नजरियाती जो तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी है उससे तो इलाहाक के लिए उन्होंने कहा ही नहीं था, तो ये तो उनकी वायलेशन के अंदर ये बात की गई, वो तो अलग बात फैसला हो सकता है पाकिस्तान नजरियाती से। देखिए ये इन्होंने अपने तौर पर फैसला किया, लेकिन इनको इसका रिजेंटमेंट का नहीं था कि बानी चेयरमैन पीटी के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बंदा कर चुका है, और जिस तरीके से उसने इल्ज़ाम तराशी की और जिस तरीके से उसने हर्जा सराई की, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल कि बानी चेयरमैन पीटीआई उससे अपनी पार्टी का वैसे आज बानी चेयरमैन से प्लान सी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्लान सी का 8 फरवरी को सबको पता चल जाएगा। देखिए प्लान सी यही है कि लोग अगर बड़े तादाद में आके निकलेंगे, देखिए उमर अयूब का भी बयान आया है और उसने कह दिया है कि आप उम्मीदवारों को मत ढूंढें, उनको इंतज़ार मत करें, आप जितने भी डिवीज़नल लेवल के अहदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के, विलेज लेवल के, महल्ला कमेटी, जो भी जिस लेवल पे भी आप हैं, आपका जो है डिपेंड करता है आपकी प्रमोशन, आपकी पार्टी के अंदर जो लॉयल्टी है कि आप अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे निकलें, घर घर जाएं और अपने उम्मीदवार का नाम और उसका इंतखाबी निशान जो है आप बताएं, ना कि उसका इंतज़ार किया जाए। और दूसरा एक और भी जो प्लान सी के तहत जो चीज़ें सामने आ रही हैं एक और साहब यहाँ पे थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी, टाइम कम है हमारे पास, जो बात जिस तरह से आप कर रहे हैं घर घर जाया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पूरे पाकिस्तान को पता है, वीडियोस मौजूद हैं। दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त दी, सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, उन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का फ़ायदा नहीं है, आपने तहरीक इंसाफ को ऑलरेडी इलेक्शन से बाहर फेंक दिया गया है, तो कैसे इलेक्शन कैंपेन कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए इलेक्शन कैंपेन जिस तरह ने बताया ना कि वही है ना कि अपने ताई जो भी बंदे हैं, जो उनके सपोर्टर वोटर हैं, वो वोट उनको डालने से तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो वो भी रिपोर्ट होंगी। लेकिन बात दूसरी एक और चीज़ वो कर रहे हैं, जो ये लोग समझ रहे हैं ना कि आज़ाद हसीयत में बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, तो अभी आपने बहुत सारे देखे होंगे कि वो कुरान के ऊपर बाकायदा हलफ का सिलसिला शुरू हो गया कि हर जो उम्मीदवार है वो हलफ दे रहा है बाकायदा कुरान पाक पर। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई हैं, और PTI के हवाले से शायद कोई ये पॉलिसी भी इसको कहा जा सकता है या कोई खुफिया पॉलिसी है कि बाकायदा वो जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जो बानी चेयरमैन PTI के साथ वफादारी के हवाले से कसम उठा रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम अगर कामयाब हो गए तो हम अपनी पार्टी की बानी चेयरमैन PTI के फैसलों के मुताबिक जहाँ भी वो कहेंगे वहाँ हम जाएंगे, हम उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो ये एक नई चीज़ भी आ गई जिससे लोग कह रहे थे कि मंडियाँ लगेंगी, लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं ना कि सियासत में या कुरान और हदीस ये चीज़ें जो है, वो जरदारी साहब ने कहा था कि ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये भी ये चीज़ें आ रही हैं, और इस हवाले से बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हैं, और इस हवाले से PTI ने इन चीज़ों को ना तो मजम्मत की है, ना इसको डिस्करेज किया है, बल्कि खुफिया इतलात यही है कि PTI ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की कोई एफिडेविट टाइप या इस तरह की वीडियोज़ जो है वो बनाएं या भेजें या एफिडेविट दें, ताकि कल को इनकी जो वफादारियाँ हैं वहाँ पे अगर तब्दील होंगी तो ये एक बंदिश इनके ऊपर मौजूद हो, इखलाकी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी, ताकि ये फिर वो दोबारा मंडियाँ ना लग सके और हार्स ट्रेडिंग का जो नया बाज़ार है वो गर्म ना हो सके। तो ये भी एक नई चीज़ जो है ये भी सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद भाई, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की है। आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन होगा जिसमें तमाम बड़ी जमातें आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। रिजल्ट क्या होगा ये 8 फरवरी बहुत करीब है, फैसला हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।